नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेज पर। आज की करंट अफेयर्स क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज 20 मई 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित हमारी क्लास, जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला टॉपिक है नाबार्ड ने खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए 20,500 करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं। 18 मई को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अर्थात नाबार्ड ने 20,500 करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं। यह फंड सरकारी बैंक, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों यानी आरआरबी के लिए फ्रंट लोडिंग संसाधनों के रूप में कार्य करेंगे। खरीफ संचालन में किसानों की मदद करने तथा उनकी प्री मानसून तैयारियों के लिए यह धनराशि जारी की गई है। इस आवंटित राशि में से 15,200 करोड़ रुपए सहकारी बैंकों के माध्यम से और 5,300 करोड़ रुपए आरआरबी यानी जो ग्रामीण बैंक हैं उनके माध्यम से जारी किए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा भारतीय मौसम विभाग ने हाल ही में घोषणा की है कि भारतीय मानसून 5 जून से शुरू होगा, इसलिए धनराशि जारी करने से किसानों को आरआरबी और सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करने के अंदर मदद मिलेगी। इसके अलावा जो स्कीम है किसानों के लिए, वह है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। जो बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है, लॉकडाउन के महीनों के दौरान किसानों को लगभग 12 लाख नए क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए हैं और इस योजना की जो शुरुआत है वह 1998 में की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को पर्याप्त ऋण सहायता प्रदान करना था। इसे 2004 में गैर कृषि गतिविधियों के लिए भी बढ़ाया गया। इस योजना को आरआरबी, वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों और सहकारी संस्थाओं के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान में नाबार्ड के लिए 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अब हम बात करते हैं नाबार्ड के बारे में। तो जैसा कि इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक भी कहा जाता है। इसकी जो स्थापना है वह 12 जुलाई 1982 को की गई थी और 1982 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और इसका जो उद्देश्य है वह है गरीबी उन्मूलन और विकास को गति देना। इसके अलावा किसानों की दशा में सुधार, कृषि क्षेत्र के अंदर जो सुधार के कार्यक्रम चलाना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। ये जो समिति है, इसकी जो स्थापना है वह बी शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी और इसकी जो स्थापना है वह नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 के तहत की गई थी। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हर्ष कुमार भानवाला हैं और जो नाबार्ड बैंक है इसका जो मुख्यालय, जैसे कि आपको बताया कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस तरह से नाबार्ड के बारे में हमारी कुछ संक्षिप्त जानकारी थी। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। भारत सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शेकातकर समिति की सिफारिशों को लागू कर दिया है। 18 मई 2020 को भारत सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शेकातकर समिति के द्वारा जो जारी की गई जो सिफारिशें उन्हें लागू किया है। समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले कार्यों को निष्पादित करने के लिए इंजीनियरिंग खरीद अनुबंध अर्थात इंजीनियरिंग परचेजिंग कॉन्ट्रैक्ट को अपनाया है। सीमा सड़क संगठन अर्थात बीआरओ की जो खरीद शक्ति है उसे 7.5 करोड़ से बढ़ा करके अब 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और इसके द्वारा ये जो समिति है, इसके द्वारा जो दी गई अन्य समितियों को भी अन्य सिफारिशों को भी लागू किया गया है, जिसमें नई तकनीकों जैसे कि ब्लास्टिंग तकनीक, जियो टेक्सटाइल का उपयोग, सरफेसिंग के लिए प्लास्टिक कोटेड एग्रीगेट, फुटपाथ के लिए सीमेंट बेस आदि का उपयोग निर्माण की गति को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। हम आगे बात करते हैं तो वन और पर्यावरण मंजूरी के लिए वैधानिक मंजूरी और भूमि अधिग्रहण को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है।
साथ ही कार्यों को केवल तभी प्रदान किया जा सकता है जब 90% वैधानिक मंजूरी मिल गई हो, अर्थात बीआरओ तभी कार्य स्टार्ट करेगा जब 90% वैधानिक मंजूरी उसे मिल चुकी हो। शेकातकर समिति के बारे में बात करें तो इसका जो गठन है वर्ष 2018 के अंदर किया गया था, और ये जो समिति है वह रक्षा मंत्रालय के द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकातकर की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इसकी अन्य सिफारिशों की बात करें तो उनमें से है, इस समिति ने शांति क्षेत्रों के अंदर सैन्य खेतों को बंद करने की सिफारिश की। सेना में लिपिक और ड्राइवरों के लिए भर्ती मानक बढ़ाए हैं, यानी मानदंडों को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आईएस समिति ने इस समिति ने सेना के पुनर्गठन की जो सिफारिश की है, सेना मुख्यालय के अधिकारियों की संख्या 200 से कम की जाएगी। ये सभी जो बातें हैं वो इस शेकातकर समिति की जो सिफारिशों के अंदर दी गई है, और इन्हें अब सरकार के द्वारा मान लिया गया है और इन्हें लागू किया गया है। आगे चलते हैं। हमारा विश्व बैंक भारत जो है वो विश्व बैंक और सामाजिक सुरक्षा भारत विश्व बैंक की जो सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम शुरू किया गया है। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में $750 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैंक ने भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए $1 बिलियन की सहायता देने का आश्वासन दिया है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित होने वाले कमजोर परिवारों की रक्षा करना है। सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम वित्त मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाएगा, और इस कार्यक्रम ने भारत के प्रति विश्व बैंक की जो कुल प्रतिबद्धता है उसे $1 बिलियन से बढ़ा करके $2 बिलियन कर दिया है। और विश्व बैंक ने अप्रैल 2020 में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय समर्थन की घोषणा की थी, जिसे अब बढ़ा करके $2 बिलियन कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के बारे में और जानकारी प्राप्त करें तो ये जो कार्यक्रम है इसको 2 चरणों में लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत पहले चरण में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से इस कार्यक्रम को लागू किया जाएगा, जिसके अंदर पीएम किसान के तहत नगद लाभ, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर, अतिरिक्त खाद्यान्न आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न की मुफ्त आपूर्ति शामिल है। साथ ही महिलाओं के जो जनधन खाते हैं उनके अंदर नकदी भी डाली जाएगी। इसके अलावा इसका जो दूसरा चरण है उसके दौरान अतिरिक्त नकदी सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणालियों के माध्यम से जमा की जाएगी, और यह स्थानीय ज़रूरतों पर केंद्रित है। भारत सरकार ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का जो फंड है वो आवंटित किया गया है। भारत ने विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लिया। विश्व स्वास्थ्य सभा में, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का निर्णय लेने वाली एक संस्था है, उसके अंदर भारत ने हाल ही में भाग लिया है। विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत का जो प्रतिनिधित्व है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा किया गया। कोविड-19 के अलावा विश्व स्वास्थ्य सभा ने ग्लोबल वैक्सीन प्लान, पोलियो उन्मूलन और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के बारे में भी संबोधित किया है। अब हम बात करते हैं चीन और कोविड-19 के बारे में। तो लगभग 120 देशों ने कोविड-19 की उत्पत्ति के बारे में चीन से जांच कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया, यानी जो 120 देश इसके समर्थन में हैं। ऑस्ट्रेलियाई जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने कोविड-19 पर जांच शुरू की, हालांकि चीन ने इस जांच का काफ़ी विरोध भी किया था। अब हम बात करते हैं कि भारत की अध्यक्षता के बारे में, यानी इसी के साथ में भारत को जो विश्व स्वास्थ्य सभा है उसके कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुने जाने की संभावना है। हालांकि वर्तमान में इस पद पर जापान है, और वह भारत अब जापान का स्थान ले लेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन समिति सदस्य देशों ने विश्व संगठन, जिसका नाम फॉर एनिमल हेल्थ है, उसके साथ खाद्य और कृषि संगठन के साथ में मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। यह समिति संभावित होस्ट का पता लगाने के लिए वायरस के संचरण मार्गों पर कार्य करेगी। यह समिति ऐसे समाधानों की भी तलाश करेगी जो कि भविष्य में इस तरह की महामारी के प्रकोप को रोकने में मदद करेंगे। इस सभा में भारत का जो प्रतिनिधित्व है, जैसा कि आपको बताया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा किया गया। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत के द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न उपायों को सूचीबद्ध किया। विश्व स्वास्थ्य सभा के बारे में बात करें तो ये जो विश्व स्वास्थ्य सभा है, विश्व में सर्वोच्च स्वास्थ्य नीति स्थापित करने वाली प्रमुख संस्था है, और इसमें मुख्य रूप से जो विभिन्न देशों के स्वास्थ्य मंत्री हैं वे शामिल होते हैं। और ये जो सभा है वो हर साल मई के महीने में जिनेवा में आयोजित की जाती है, और इस
इसमें जो मीटिंग होती है उसके अंदर ये सभी जो स्वास्थ्य मंत्री है वो मिलते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन के कामों को मंजूरी देती है और अपने बजट और महानिदेशक का चुनाव भी करती है। राइट्स इशू, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है उसके राइट्स इश्यूज की जो आय से 40,000 करोड़ रुपए का कर चुकाने के लिए 3 दशकों में पहला शेयर राइट्स इशू 20 मई 2020 को सार्वजनिक किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने प्रस्तावित राइट्स इश्यूज के माध्यम से जो प्राप्त धन है उससे लगभग 40,000 करोड़ रुपए के ऋण चुकाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसकी जो ये राइट्स इश्यूज हैं उनकी जो कीमत है 53,125 करोड़ रुपए मानी गई है और यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा इक्विटी फंड माना जा रहा है। राइट्स इशू कंपनी की जो बैलेंस शीट को शून्य शुद्ध ऋण यानी जीरो नेट डेब्ट की बनाने के लिए कंपनी की जो रणनीति है उसी का एक हिस्सा है। राइट्स इशू मौजूदा शेयरधारकों के लिए उनके मौजूदा शेयर होल्डिंग के अनुपात में किए गए शेयरों की पेशकश है और कंपनी अक्सर बाजार मूल्य के छूट पर राइट्स इशूज में शेयरों की पेशकश करती हैं। कर्ज में वृद्धि के लिए बिना पूंजी जुटाने की मांग करने वाली कंपनियों के द्वारा राइट्स इशूज का उपयोग किया जाता है और शेयर धारक राइट्स इशूज में दिए गए शेयरों को खरीदने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात ये आवश्यक नहीं है कि वे इस प्रकार के शेयरों को। क्विनिन नोंगला देव, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत में मेघालय के एक गांव जिसका नाम क्विनिन नोंगला देव है उसके स्थानीय लोगों ने कोविड-19 के संभावित इलाज के लिए क्विनिन का पता लगाया है। इस गांव का जो नाम है वह सिनकोना की छाल से निकाले गए जो एल्केलॉइड क्विनिन है उसी के नाम पर रखा गया है। यह रूबिएसाए परिवार से संबंधित एक पौधा है। जो क्विनिन जो है वो एक रूबिएसाए परिवार से संबंधित एक पौधा है और ये इसे बड़ी झाड़ी या छोटे पेड़ों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब शिलोंग और असम प्रांत के लिए ब्रिटिश प्रशासनिक मुख्यालय बना तब मलेरिया और मच्छरों से होने वाली अन्य बीमारियों से निपटने के लिए अंग्रेजों ने सिनकोना के वृक्षारोपण लगभग वर्ष 1870 के आसपास करवाया था। मलेरिया के इलाज के लिए क्लोरोक्विन और कुनैन के रूप में जो प्रसिद्ध क्विनिन सल्फेट नामक दवा है उसका उपयोग किया जाता है। अगला हमारा टॉपिक है गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा कि जो निजी कंपनियां हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र सूचीबद्ध करती हैं उन्हें सूचीबद्ध कंपनियों के रूप में नहीं माना जाएगा। डिबेंचर एक दीर्घकालिक वित्तीय साधन है जो जारीकर्ता के प्रति एक ऋण दायित्व को स्वीकार करते हैं, अर्थात जो जारीकर्ता होते हैं उसके प्रति एक ऋण दायित्व बताते हैं। ये कुछ डिबेंचर में कंपनी मालिकों के विवेक पर एक निश्चित समय के बाद शेयरों में परिवर्तनीयता की सुविधा होती है। जिन डिबेंचरों को शेयरों या इक्विटी में नहीं बदला जा सकता उन्हें गैर परिवर्तनीय डिबेंचर कहा जाता है। जैसा जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, गैर परिवर्तनीय डिबेंचर का जो उपयोग है वह पब्लिक इशू के माध्यम से कंपनियों के द्वारा दीर्घकालिक फंड जुटाने और वित्तीय उपकरणों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। गैर परिवर्तनीयता दीर्घकालिक नुकसान की भरपाई करने के लिए उधारदाताओं को आमतौर पर परिवर्तनीय डिबेंचर की तुलना में उच्च दर में वापसी दी जाती है। जारीकर्ता एनसीडी मालिक को कई अन्य लाभ भी प्रदान करते हैं, यानी नॉन कन्वर्टेबल जो डिबेंचर हैं उसके मालिक को कई अन्य लाभ प्रदान करते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट लिस्टिंग के माध्यम से उच्च तरलता, स्रोत और सुरक्षा पर कर छूट, क्योंकि वे उन कंपनियों के द्वारा जारी किए जा सकते हैं जिनके पास नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जारी करने के लिए आरबीआई द्वारा मानदंडों के अनुसार एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग होती है। इसके अलावा न्यूनतम परिपक्वता अवधि की बात करें तो भारत में आमतौर पर इसे 90 दिनों की न्यूनतम परिपक्वता के लिए जारी किया जाता है। इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास के सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं और अब बारी है हमारे आज के प्रश्न की। तो हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? आप इस प्रश्न का जवाब आप इस वीडियो को पॉज करके ढूंढ सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वह है प्रधानमंत्री ई विद्या। भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और ये जो कार्यक्रम है इसके तहत 12
डायरेक्ट टू होम चैनल्स यानी DTH चैनल संचालित किए जाएंगे, जो कक्षा 1 से 12 के यानी प्रत्येक कक्षा के लिए एक चैनल होगा, और ये छात्रों को घर पर ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। जबकि देश के जो 100 शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान हैं वो नए ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। ये जो 12 DTH चैनल्स होंगे उन पर प्रतिदिन 6 घंटे की पाठ्यक्रम जो सामग्री है वह प्रसारित की जाएगी, जिसका प्रसारण दिन में 3 बार किया जाएगा, प्रतिदिन 3 बार इसको प्रसारित किया जाएगा। और इस प्रकार से विद्यार्थियों को जो सुविधा है वह 24/7 अर्थात 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इसी के साथ में आज की हमारी करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो समाप्त होती है। थैंक यू।